सिकंदर की बहादुरी और दुनिया को जीतने के किस्से आज भी सुनाए जाते हैं। लेकिन क्या सच में सिकंदर एक महान विजेता था? ग्रीस के प्रभाव से लिखी गई पश्चिम के इतिहास की किताबों में यही बताया जाता है, और पश्चिम जो कहता है, दुनिया उसे आंख मूंद कर मान लेती है। मगर ईरानी और चीनी इतिहास के नजरिए से देखा जाए तो यह छवि कुछ अलग ही दिखती है। लेकिन पश्चिम के इतिहासकारों की माने तो सिकंदर ने 3 महाद्वीपों पर राज किया, जो मिस्र से लेकर भारत तक फैला था। यह तब था जब सिर्फ 32 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई थी। 323 बीसीई में मौत के हजारों साल बाद भी दुनिया सिकंदर के जीवन से मोहित होती है। सिकंदर ने 20 साल की उम्र में अपने राज्य मैसेडोन, जिसे आज ग्रीस कहते हैं, वहां से विशाल फारसी साम्राज्य को जीतने के लिए कूच किया था। वह आज के पाकिस्तान में सिंधु नदी तक आया था। दुनिया जीतने निकले सिकंदर की बेबीलोन, जिसे आज हम इराक के नाम से जानते हैं, वहां उसकी मौत हुई थी। उन्हीं इतिहासकारों के आधार पर बनी CNN की रिपोर्ट के मुताबिक सिकंदर की मौत के 2000 साल बाद भी मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान में उसकी विरासत देखी जा सकती है। ग्रीस में भी 2024 में पुरातत्वविदों ने आइगई के शाही महल को दर्शकों के लिए खोल दिया। यह महल मैसेडोनियन राजवंश का औपचारिक केंद्र था। सिकंदर के पिता फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद उसका राज्याभिषेक यहीं हुआ था। दुनिया भर में दर्जनों ऐसी जगहें हैं जिनको सिकंदर से जोड़ा जाता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में ग्रीक संस्कृति के एजी लेवेंटिस प्रोफेसर एमेरिटस पॉल कार्टलेज कहते हैं, सिकंदर ने अपने 32 साल के जीवन में जो हासिल किया वह अनोखा है। उन्होंने दुनिया का नक्शा सेना के दम पर बदला, जबकि उनके पिता हमेशा पहले कूटनीति का प्रयास करते थे। 336 बीसीई में 20 साल की उम्र में मैसेडोन का राजा बनने के बाद सिकंदर ने सिर्फ 2 साल यूरोप में बिताए। इसके बाद दक्षिणी ग्रीस और बाल्कन में विद्रोहों को कुचला और फिर 334 बीसीई में एशिया में अपनी सेना का नेतृत्व किया, जो उस समय दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। पश्चिमी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर ने 10 साल में आधुनिक तुर्की, पश्चिम एशिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक लड़ाई लड़ी। सिकंदर ने फारसी राजा डेरियस III को हराया और साम्राज्य पर कब्जा किया। उसका क्षेत्र अब एड्रियाटिक सागर से सिंधु नदी तक फैला था। सिकंदर ने इसके बाद भारतीय उपमहाद्वीप और आज के पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जीत हासिल की। भारत में प्रवेश के समय सिकंदर की थकी हुई सेना ने विद्रोह कर दिया तो उसने वापसी का फैसला लिया। वापसी के रास्ते में ही सिकंदर को बुखार आया और बेबीलोन में उसकी मौत हो गई। इसके बाद सिकंदर के शरीर को मिस्र ले जाया गया। कहा जाता है कि उसे अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया था, जहां क्लियोपेट्रा से लेकर जूलियस सीजर ने उनका सम्मान किया। लेकिन 5वीं शताब्दी के आसपास सिकंदर की लाश गायब हो गई और कभी नहीं मिली। उन पश्चिमी इतिहासकारों की माने तो सिकंदर की मौत बिना किसी युद्ध में हारे हुई, जो एक अनोखी उपलब्धि थी। सिकंदर की मौत के बाद उनका साम्राज्य जल्दी ही बिखर गया, लेकिन सिकंदर इतिहास में अमर हो गए। दुनिया हजारों साल से मैसेडोन के उस युवक की कहानी चाव से सुन रही है, जिसने दुनिया को जीतने का सिर्फ सपना ही नहीं देखा, बल्कि इसमें कामयाबी भी पाई। आज मिस्र में अलेक्जेंड्रिया से लेकर अफगानिस्तान में कंधार तक के शहरों का नाम सिकंदर के नाम पर रखा गया है। ये दिखाता है कि आज भी लोग सिकंदर के दीवाने हैं। उत्तरी ग्रीस में पेला है, वह खंडहर शहर जहां सिकंदर का जन्म हुआ था। वर्जिना यानी प्राचीन आइगई में एक शानदार भूमिगत संग्रहालय में फिलिप और अन्य मैसेडोनियन राजघरानों का मकबरा है। माउंट ओलिंप, जो प्राचीन ग्रीस में सबसे पवित्र स्थल था, उसके तल पर डायोन है, जहां सिकंदर ने फारस के लिए रवाना होने से पहले ज्यूस देवता की पूजा की थी। चलिए, ये तो थी पश्चिमी इतिहासकारों की वह कहानी जो किताबों में आपने पढ़ी और सुनी होगी। लेकिन हकीकत क्या है, अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं। दरअसल यह कहानी 2000 वर्ष पुरानी है। तब भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मगध हुआ करता था। इतिहास में यह लिखा गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया था। यदि सचमुच ऐसा होता तो सिकंदर मगध तक पहुंच जाता और तब भारत का इतिहास कुछ और होता। लेकिन इतिहास लिखने वाले यूनानियों ने सिकंदर की हार को पोरस की हार में बदल दिया। यूनानी इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने के लिए ईरानी और चीनी विवरण और भारतीय इतिहास के विवरणों को भी पढ़ा जाना चाहिए। दरअसल यूनानी इतिहासकारों ने सिकंदर के बारे में झूठ लिखा था।
ऐसा करके उन्होंने अपने महान योद्धा और देश के सम्मान को बचा लिया और दुनिया भर में सिकंदर को महान बना दिया। हालांकि आप जानना चाहेंगे कि आखिर युद्ध कैसे, कब, कहां और क्यों हुआ था। यह भी कि आखिर युद्ध में कौन, कैसे जीता था। दरअसल सिकंदर अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल करने के बाद यूनान के मैसेडोनिया की गद्दी पर बैठा था। अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वह विश्व विजय को निकला। उसकी खास दुश्मनी ईरानियों से थी। सिकंदर ने ईरान के पारसी राजा दारा को पराजित कर दिया और विश्व विजेता कहलाने लगा। यहीं से उसकी भूख बढ़ गई। सिकंदर को ईरानी कृति शाहनामा ने महज एक विदेशी क्रूर राजकुमार माना है, महान नहीं। जब सिकंदर ईरान से आगे बढ़ा तो उसका सामना भारतीय सीमा पर बसे छोटे छोटे राज्यों से हुआ। भारत की सीमा में पहुंचते ही पहाड़ी सीमाओं पर भारत के अपेक्षाकृत छोटे राज्यों अश्वायन एवं अश्वकायन की वीर सेनाओं ने कुनात, स्वात, बुनेर, पेशावर में सिकंदर की सेनाओं को भयानक टक्कर दी। मस्सागा यानी मत्स्यराज्य में तो महिलाएं तक उसके सामने खड़ी हो गईं, पर धूर्त और धोखे से वार करने वाले यवनी ने मत्स्यराज के सामने संधि का नाटक करके उन पर रात में हमला किया और उस राज्य की राजमाता, बच्चों सहित पूरे राज्य को उसने तलवार से काट डाला। यही हाल उसने अन्य छोटे राज्यों में किया। मित्रता संधि की आड़ में अचानक आक्रमण कर कई राजाओं को बंधक बनाया। भोले भाले भारतीय राजा उसकी चाल का शिकार होते रहे। अंत में उसने गांधार तक्षशिला पर हमला किया। वहीं गांधार तक्षशिला के राजा आंभी ने सिकंदर से लड़ने के बजाय उसका भव्य स्वागत किया। आंभी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसकी पोरस से शत्रुता थी और दूसरी ओर उसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। गांधार तक्षशिला के राजा आंभी ने पोरस के खिलाफ सिकंदर की गुप्त रूप से सहायता की। सिकंदर ने पोरस के पास एक संदेश भिजवाया जिसमें उसने पोरस से सिकंदर के समक्ष समर्पण करने की बात लिखी थी, लेकिन पोरस एक महान योद्धा था। उसने सिकंदर की अधीनता अस्वीकार कर दी और युद्ध की तैयारी करना शुरू कर दिया। राजा पोरस का समय 340 ईसा पूर्व से 315 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। पुरवंशी महान सम्राट पोरस का साम्राज्य विशालकाय था। महाराजा पोरस सिंध, पंजाब सहित एक बहुत बड़े भूभाग के स्वामी थे। पोरस का साम्राज्य अब के झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित था। पोरस के संबंध में मुद्रा राक्षस में उल्लेख मिलता है। पोरस अपनी बहादुरी के लिए विख्यात था। उसने उन सभी के समर्थन से अपने साम्राज्य का निर्माण किया था जिन्होंने खुखरायनों पर उसके नेतृत्व को स्वीकार कर लिया था। जब सिकंदर हिंदुस्तान आया और झेलम के समीप पोरस के साथ उसका संघर्ष हुआ, तब पोरस को खुखरायनों का भरपूर समर्थन मिला था। इस तरह पोरस, जो स्वयं सभरवाल उपजाति का था और खुखरायन जाति समूह का एक हिस्सा था, उनका शक्तिशाली नेता बन गया। I.P. आनंद थापर द्वारा लिखी पुस्तक ए क्रूसेडर्स सेंचुरी इन परस्यूट ऑफ एथिकल वैल्यूज, जो केडब्ल्यू प्रकाशन से प्रकाशित है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। सिंधु और झेलम को पार किए बगैर पोरस के राज्य में पैर रखना मुश्किल था। राजा पोरस अपने क्षेत्र की प्राकृतिक स्थिति, भूगोल और झेलम नदी की प्रकृति से अच्छी तरह वाकिफ थे। पुरु ने इस बात का पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यवन सेना की शक्ति का रहस्य क्या है। यवन सेना का मुख्य बल उसके द्रुतगामी अश्वारोही तथा घोड़ों पर सवार फुर्तीले तीरंदाज थे। जासूसों और धूर्तता के बल पर सिकंदर के सरदार युद्ध जीतने के प्रति पूर्णतः आश्वस्त थे। सिकंदर और पोरस के बीच हुए युद्ध को ग्रीक बैटल ऑफ द हाइडास्प्स कहते हैं। यह युद्ध मई 326 ईसा पूर्व में लग गया था। सिकंदर की सेना में 50,000 पैदल सैनिक, 7,000 घुड़सवार थे, तो वहीं पोरस के पास 20,000 पैदल सैनिक, 4,000 घुड़सवार, 4,000 रथ और 130 हाथी थे। सिकंदर अपने चुने हुए 11,000 आंभी की सेना और अपनी हजारों सेना के यूनानी सैनिकों को लेकर झेलम की ओर चला था। इतिहासकार मानते हैं कि पुरु को अपनी वीरता और हस्ती सेना पर विश्वास था, लेकिन उसने सिकंदर को झेलम नदी पार करने से नहीं रोका और यही उसकी भूल थी। लेकिन इतिहासकार यह नहीं जानते कि झेलम नदी के इस पार आने के बाद सिकंदर बुरी तरह फंस गया था, क्योंकि नदी पार करने के बाद नदी में बाढ़ आ गई थी। राजा पुरु के शत्रु लालची आंभी की सेना लेकर सिकंदर ने झेलम पार की। राजा पुरु, जिसको स्वयं यवनी 7 फुट से ऊपर का बताते हैं, अपनी शक्तिशाली गजसेना के साथ यवनी सेना पर टूट पड़े।
पोरस की हस्ती सेना ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया था उससे सिकंदर और उसके सैनिक आतंकित हो उठे थे। भारतीयों के पास विदेशी को मार भगाने की हर नागरिक के हट शक्तिशाली गजसेना के अलावा कुछ अनदेखे हथियार भी थे, जैसे 7 फुटा भाला जिससे एक ही सैनिक कई कई शत्रु सैनिकों और घोड़े सहित घुड़सवार सैनिकों को भी मार गिरा सकता था। इस युद्ध में पहले दिन ही सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। सिकंदर की सेना के कई वीर सैनिक हताहत हुए। यवनी सरदारों के भयाक्रांत होने के बावजूद सिकंदर अपने हठ पर अड़ा रहा और अपनी विशिष्ट अंगरक्षक एवं प्रतिरक्षा टुकड़ी को लेकर वो बीच युद्ध क्षेत्र में घुस गया। कोई भी भारतीय सेनापति जो हाथियों पर सवार थे जिस कारण उन तक कोई खतरा नहीं पहुंच सकता था, राजा की तो बात बहुत दूर की बात थी। राजा पुरु के भाई अमर ने सिकंदर के घोड़े बुकिफाइलस को अपने भाले से मार डाला और सिकंदर को जमीन पर गिरा दिया। ऐसा यूनानी सेना ने अपने सारे युद्धकाल में कभी होते हुए नहीं देखा था। सिकंदर जमीन पर गिरा तो सामने राजा पुरु तलवार लिए सामने खड़ा था। सिकंदर बस पल भर का मेहमान था। तभी राजा पुरु रुक गए। यह डर नहीं था, बल्कि यह आर्य राजा का क्षत्रिय धर्म था, जो किसी निहत्थे राजा को यूं मारने की आज्ञा नहीं देता था। यह सहिष्णुता पोरस के लिए भारी पड़ गई। पोरस कुछ समझ पाता तभी सिकंदर के अंगरक्षक उसे तेजी से वहां से उठाकर भगा ले गए। लेकिन सिकंदर की सेना का मनोबल भी इस युद्ध के बाद टूट गया था और उसने नए युद्ध के लिए आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। सेना में विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही थी, इसलिए सिकंदर ने वापस जाने का फैसला किया। वहीं झेलम के इस पार रसद और मदद भी कम होने लगी थी। मिलों का सफर तय करने आई सिकंदर की सेना अब और लड़ना नहीं चाहती थी। कई सैनिक और घोड़े मारे गए थे। ऐसे में सिकंदर व उसकी सेना सिंधु नदी के मुहाने पर पहुंची तथा घर की ओर जाने के लिए पश्चिम की ओर मुड़ी। सिकंदर ने सेना को प्रतिरोध से बचने के लिए उन्हें नए रास्ते से वापस भेजा और खुद सिंधु नदी के रास्ते गया, जो छोटा व सुरक्षित था। भारत में शत्रुओं के उत्तर पश्चिम से घुसने के 2 ही रास्ते रहे हैं, जिसमें सिंधु का रास्ता कम खतरनाक माना जाता था। उस वक्त सिकंदर सनक में आगे तक घुस गया, जहां उसकी पलटन को भारी क्षति उठानी पड़ी। पहले ही भारी क्षति उठाकर यूनानी सेनापति अब समझ गए थे कि अगर युद्ध और चला तो सारे यवनी यही नष्ट कर दिए जाएंगे। इन सभी विषयों पर सोचकर सिकंदर वापस भागा, पर उस रास्ते से वो नहीं भाग पाया जहां से आया था और उसे दूसरे खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ा, जिस क्षेत्र में प्राचीन जाट निवास करते थे। उस क्षेत्र को, जिसका पूर्वी हिस्सा आज के हरियाणा में स्थित था और जिसे जाट प्रदेश कहते थे, इस प्रदेश में पहुंचते ही सिकंदर का सामना जाट वीरों से हो गया और उसकी अधिकतर पलटन का सफाया जाटों ने कर दिया। भागते हुए सिकंदर पर एक जाट सैनिक ने बर्छा फेंका, जो उसके वक्ष कवच को बींधता हुआ पार हो गया। यह घटना आज के सोनीपत नगर के पास हुई थी। इस हमले में सिकंदर तुरंत नहीं मरा, बल्कि आगे जाकर जाट प्रदेश की पश्चिमी सीमा गांधार में जाकर उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वहीं यवनी इतिहासकारों ने लिखा, सिकंदर बेबीलोन यानी इराक में बीमारी से मरा। इतिहासकार कर्तियास लिखते हैं कि सिकंदर झेलम के दूसरी ओर पड़ाव डाले हुए था। सिकंदर की सेना का एक भाग झेलम नदी के एक द्वीप में पहुंच गया। पुरु के सैनिक भी उस द्वीप में तैरकर पहुंच गए। उन्होंने यूनानी सैनिकों के अग्रिम दल पर हमला बोल दिया। अनेक यूनानी सैनिकों को मार डाला गया। बचे खुचे सैनिक नदी में कूद गए और उसी में डूब गए। बाकी बची अपनी सेना के साथ सिकंदर रात में नावों द्वारा हरनपुर से 60 किलोमीटर ऊपर की ओर पहुंच गया और वहीं से नदी को पार किया। वहीं पर भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में पुरु का बड़ा पुत्र वीरगति को प्राप्त हुआ। वहीं एरियन लिखते हैं कि भारतीय युवराज ने अकेले ही सिकंदर के घेरे में घुसकर सिकंदर को घायल कर दिया और उसके घोड़े बुसेफेलास को मार डाला। यह भी कहा जाता है कि पुरु के हाथी दलदल में फंस गए थे, तो कर्तियास लिखते हैं कि इन पशुओं ने घोर आतंक पैदा कर दिया था। उनकी भीषण चीत्कार से सिकंदर के घोड़े न केवल डर रहे थे, बल्कि बिगड़कर भाग भी रहे थे। घोड़ों का सामना भी पहली बार किसी हाथी से हुआ था। विशालकाय हाथियों को देखकर वे उससे दूर भागते थे। ऐसे में अब सिकंदर ऐसे स्थानों की खोज में लग गया जहां इनको शरण मिल सके। बराद में सिकंदर ने छोटे शस्त्रों से सुसज्जित सेना को हाथियों से निपटने की आज्ञा दी। इस आक्रमण से चिढ़कर हाथियों ने सिकंदर की सेना को अपने पैरों से कुचलना शुरू कर दिया।
वह आगे लिखते हैं कि सर्वाधिक हृदय विदारक दृश्य यह था कि यह मजबूत कद वाला पशु यूनानी सैनिकों को अपनी सूंड से पकड़ लेता व अपने महावत को सौंप देता और वह उसका सर धड़ से तुरंत अलग कर देता। इसी प्रकार सारा दिन समाप्त हो जाता और युद्ध चलता ही रहता। इसी प्रकार इतिहासकार दियोदोरस लिखते हैं कि हाथियों में अपार बल था और वे अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुए। अपने पैरों तले उन्होंने बहुत सारे यूनानी सैनिकों को चूर चूर कर दिया। इथोपियाई महाकाव्यों का संपादन करने वाले E.W. बैज लिखते हैं कि झेलम के युद्ध में सिकंदर की अश्वसेना का अधिकांश भाग मारा गया। सिकंदर ने अनुभव किया कि यदि मैं लड़ाई को आगे जारी रखूंगा तो पूर्ण रूप से अपना नाश कर लूंगा। अतः उसने युद्ध बंद करने की पुरु से प्रार्थना की। भारतीय परंपरा के अनुसार पुरु ने शत्रु का वध नहीं किया। इसके पश्चात संधि पर हस्ताक्षर हुए और सिकंदर ने पुरु को अन्य प्रदेश जीतने में सहायता की। वहीं प्लूटार्क लिखते हैं कि इस युद्ध में यूनानी 8 घंटे तक लड़ते रहे पर किस्मत ने इस बार उनका साथ नहीं दिया। संभव है कि वैज्ञानिकों ने 2000 वर्ष पुरानी पहेली सुलझा ली है, जिससे मकदूनिया के नेता क्रूर सिकंदर की 32 वर्ष की आयु में रहस्यमय मौत हुई थी। ओटेगो यूनिवर्सिटी के नेशनल पॉइजन सेंटर के डॉक्टर लियो शेप का मानना है कि हो सकता है कि गैर हानिकारक दिखने वाले एक पौधे से बनी जहरीली शराब से सिकंदर की मौत हुई हो, जिसने 323 ईसा पूर्व में अपनी मौत से पहले एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सिकंदर की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि अन्य का मानना है कि उसकी जश्न के दौरान गुप्त तरीके से उसकी हत्या कर दी गई थी। शेप गत 10 वर्षों से जहरीले सबूत के बारे में अनुसंधान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आर्सेनिक और स्ट्रिक्नीन के जहर के सिद्धांत हास्यास्पद हैं। अध्ययन के नतीजे क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी जर्नल में प्रकाशित हुए हैं। वहीं सिकंदर की मौत से पूर्व उसकी अंतिम इच्छाओं की बात करें तो सिकंदर ने अपनी मौत से पूर्व अपनी इच्छा जाहिर करते हुए कहा था कि मेरी पहली इच्छा है कि मेरा इलाज करने वाला हकीम ही मेरे ताबूत को खींचकर कब्र तक ले जाएगा। दूसरी इच्छा ये है कि जब मेरा ताबूत कब्र तक ले जाया जाए तो उस रास्ते में मेरे इकट्ठे किए हुए खजाने में से सोने चांदी एवं बहुमूल्य पत्थर बिखेरे जाएं। और मेरी तीसरी और आखिरी इच्छा है कि मेरे दोनों हाथ ताबूत में से बाहर दिखाई देने चाहिए। तो ये थे सिकंदर से जुड़े वो सत्य जिसे पश्चिमी इतिहासकारों ने तोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने पेश किया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।